थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो, भरोसा नहीं था कि इतने बच्चे आएंगे एग्जामिशन में इस बार, पेपर जो टफ था। तो देखो, प्राइम मोटिव अपने वीडियो का यही है कि गाइड करना है अपने को, जो भी बच्चे अभी फेल हुए हैं, ठीक है, उनको अपन को गाइड करना है कि कैसे वो अप्रोच करें। काफी बच्चे हैं जो 30 से लेके 40 के बीच में, ठीक है, मैक्सिमम बच्चे 30 से 40 में हैं, खासकर सीएमए में। सीएमए पेपर ही वैसा था, तो 30 to 40 मैक्सिमम बच्चे हैं, और एफएम में भी अराउंड 40 के आसपास ही है। बट आप लोगों को सबको पता है कि एग्जामिशन चाहिए होता है फॉर एग्रीगेट। तो अगर आप एग्रीगेट पास करना चाहते हो मॉड्यूल 2, तो आपको 55-60 स्कोर चाहिए ही चाहिए, 40 से काम चलेगा नहीं। तो हमको बेसिकली उनको हेल्प करनी है कि कैसे ये 10 to 15 मार्क्स वो कैसे बढ़ा सकते हैं। जो बच्चा 30 पे है, अब वो 55 पे कैसे पहुंचे। तो आपको अपना जो एक्सपीरियंस है वो बताना है कि क्या गलतियां हैं जो आपको लगता है बाकी लोग करते हैं, आपने नहीं की, और इस वजह से शायद आप 50, 55, 60 जो भी आप स्कोर कर पाए हो, वो आप उस वजह से कर पाए हो, या क्या इन जनरल आप सजेशंस देना चाहोगे। ठीक है, तो मतलब बच्चों के बेनिफिट के एंगल से आपको सोच के बताना कि सबसे पहला सवाल है सर, कितने रिविजन्स करें। ठीक है, कि ये भी एक नंबर बार बार मुझसे पूछा जाता है कि सर कितने रिविजन्स करें तो हम एग्जामिशन हमारा मतलब आ सकता है। तो आप सब लोगों ने कितने रिविजन्स किए थे, नंबर ऑफ रिविजन्स। सर आई थिंक एटलीस्ट 2 to 3 रिविजन तो मिनिमम होने चाहिए, क्योंकि उसके बाद कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है और चीजें याद होने लग जाती है। लाइक सबकॉन्शियसली अगर कोई टॉपिक हो, एटलीस्ट हमें उसका बेसिक्स पता चल जाता है कि ये ही होगा, या फिर हम लोग एटलीस्ट गेस भी करते हैं तो कभी कभी वो सही हो जाता है। तो मिनिमम 2 to 3 रिविजन आई थिंक इज अ मस्ट। बाकी लोग। So in my case I revised at least 4 to 5 times. इनिशियली तो पूरी बुक रिवाइज करी, उसके बाद योर समरी नोट्स, योर चार्ट बुक, फिर एमसीक्यू सीरीज करते करते भी इतनी बार रिवीजन हो जाती थी कि मतलब बुक खोलने का वही लगता था कि बुक भी क्या खोलनी, अब तो एमसीक्यू सीरीज से सब कुछ रिवाइज हो चुका है, तो नहीं, बट पेपर से आपका पहले भी 2 थोड़ा बार रिवीज। एक्सेप्शन था बिकॉज आपके चारों सब्जेक्ट्स नहीं थे, एज फार एज आई नो। हाँ हाँ सर, मेरे 2 ऑलरेडी एग्जाम्प्टेड थे, तो मुझे एटलीस्ट 50 तो लाना ही था, 2 सब्जेक्ट्स देने थे मुझे, और मुझे उसमें ज्यादा स्कोर तो करना ही था, वरना 40 से तो काम चलना ही नहीं था, 50 तो मुझे एटलीस्ट लाने ही थे। मेरे एफएमएसएम इतना स्ट्रांग था कि मतलब मुझे बुक तो लग रहा है पूरी दिमाग में मेरी छप चुकी थी, बाप एक एक रे। लाइन मुझे इतनी ऐसे याद हो चुकी कल थी से आपकी पढ़ना तो ही चालू वजह नहीं से कर दोगे ना। चार्ट। चलो, तो कितने आपने 4-5 रिविजन्स किए। हाँ एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स। I did 2 revisions, sir, but it doesn't matter how much you revise. The only thing is like know how much you read, how well you know is the point, sir. When we are reading, like we should not repeat the same thing again and again. Instead of that, knowing a well limited topic also. एक वीडियो में कि जो आता है बेसिक्स है वो आपको क्यों रिवाइज करना है, जो चीजें याद नहीं हो रही है वो मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज करो तो बेटर है। तो वो सही स्ट्रेटेजी है। और बाकी लोग बट अब्दुल। सर एमसीक्यू या बट सर एमसीक्यू पेपर जो होता है उसके अंदर कोई भी लाइन कहीं से भी कुछ भी उठ के आ yes, जाता है, तो जब तक फुल अच्छे से रिवीजन नहीं होगी तब तक काम नहीं चलने वाला। नहीं वो जो तो सही बात एमसीक्यू है, है वो उनमें तो कैसा है, आपको पूरा पढ़ना ही पड़ता है। वो आपके ऊपर है कि कैसा होता है ना। हर चैप्टर में आप देखते हो इंट्रोडक्शन का टॉपिक होता है, इंट्रोडक्शन होता है। अब क्या वो भी आप रिवाइज करोगे कि इस चैप्टर क्या बारे में है, क्या इतना भी आपको याद नहीं रहता है। ऐसा कह रहा हूँ, मतलब जो वो एकदम तो है ही सर, हाँ इजी सी हाँ सर चीजें वो हैं, तो है। इक्विटी शेयर्स क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स वी क्या कैन है, स्किप अगर दैट, आप ये हाँ रिवाइज हाँ नहीं हाँ। करोगे याद नहीं आएगा आएगा। समझ रहे हो। तो ये जो चीजें वो अब तो है, सबका यस अलग सर। लेवल है, किसी का 10% होता है जो उनको ईजी लगता है, किसी का 20% है। आप ज्यादा 1-2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपके लिए हो सकता है 40% आपके लिए सिलेबस बहुत ईजी हो गया हो क्योंकि आपने इतनी बार पढ़ा है। तो कुछ ना कुछ होता है, वी कैन एलिमिनेट सम पोर्शन, तो उतना बर्डन कम हो सर जाता है। आई थिंक कि यस कीवर्ड्स अंडरलाइन करे या फिर उससे सिर्फ नोट डाउन करके बाकी बार बार रिवाइज करे तो वो बेटर होगा। पूरा बुक किसी के लिए भी एग्जाम के पहले रिवाइज करना वैसे भी पॉसिबल नहीं कट है। शॉर्ट करना नॉट देखो पॉसिबल। जरूरी है, ये सब लोग एग्री करेंगे यस कि रेगुलर बुक या जो बहुत मेहनत आपका सिलेबस है वो तो आप ज्यादा रिवाइज नहीं कर पाओगे। यू हैव टू बी सिलेक्टिव। सर आपके जो रिवीजन नोट्स थे दे वर टू गुड, जो यस आपने वो सर, द 200 मैराथन पेज रिवीजन नोट्स थे रिवीजन बहुत ही नोट्स एंड ज्यादा चार्ट बुक हेल्पफुल सच में सर वो थे। गेम चेंजर है। आपके रिवीजन नोट्स एंड चार्ट चार्ट बुक उससे बहुत बुक ज्यादा हेल्प हुई थी। कितने रिविजन सर किए। मेरे केस में ये था कि मैंने 3 to 4 टाइम रिवीजन करा था, और मेरे को ना ये रहता है कि मैं ना एक बार लिख लेता हूँ जिसे, तो उसको अगर 3-4 बार पढ़ लूँ ना तो मेरा क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट। मेरे को हमेशा आदत ये रहती है कि मैं लिख के याद करूँ। तो अच्छा, जितना मैंने लिखा, और आपने हमेशा बोला था कि हमेशा एक अलग सेपरेट नोटबुक बनानी है दोनों की, और उसमें मैंने यही फॉलो करा और नोटबुक बना के मैंने सारे नोट्स जो जो आपने बनवाया वो बनाता गया। और उसको एक बार जो रिवाइज करा वो करने के बाद मैंने आपकी चार्ट बुक या फिर पॉकेट बुक दोनों को अच्छे से रिवाइज करने के बाद फिर अलग ही कॉन्फिडेंस आता अच्छा, 3-4 टाइम मतलब आपने भी रिवाइज किया है। 3 है। सर आई डिड 2 रिवीजंस, तो मेरी 2 रिवीजंस की थी मैंने। नहीं हो गया, बढ़िया है। है। दूसरा है कि अभी जैसे रिवाइज कहाँ से करना चाहिए।
काफी बच्चे पूछते हैं सर मॉड्यूल से रिवाइज कर सकते हैं क्या, तो उनको आप क्या कहोगे? आपने कहाँ से मतलब रिवाइज किया, और रिवाइज करते समय मतलब क्या कंटेंट लेके बैठे, आपने कहाँ से रिवाइज किया? जो आपने बुक्स दी है ना वही काफी सही है, मतलब उसमें अंदर काफी ज्यादा मटेरियल है। मॉड्यूल को मेरे ख्याल से नहीं प्रेफर करना चाहिए, जो आपके बुक्स है उसमें सफिशिएंट है काफी, और उसी को अगर तुम 3 to 4 टाइम्स पढ़ ले तो। जो मेरे से नहीं पढ़ रहे हैं उनका क्या? हाँ ये भी भाई पूरा इंडिया मेरे से नहीं पढ़ रहा है। उनको अपने सेल्फ नोट्स बनाने चाहिए और उसी को ही रिवाइज करना चाहिए, बिकॉज एट लास्ट मॉड्यूल खोलना तो पॉसिबल नहीं होता। एट लास्ट में बस अपने जो आपने नोट्स बनाया उसी को ही रिवाइज करो। यस, लास्ट में तो मॉड्यूल से नहीं रिवाइज करना चाहिए, इससे एग्री करते हैं सब लोग? यस सर। लास्ट सपोज एक महीना बचा है और हम रिवाइज कर रहे हैं, तो क्या मैं मॉड्यूल लेके रिवाइज करूं? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? सर रेगुलर बुक्स से भी नहीं कर सकते हम, ना मॉड्यूल ना रेगुलर बुक, मतलब उस टाइम तो पॉसिबल ही नहीं होता है। मतलब कोई भी बल्कि बुक जो 500 पेज की है, 600 पेज की है, वो आप कवर ही नहीं कर सकते। मतलब आपको एक छोटा सा बुक चाहिए, मतलब एटलीस्ट भाई 250 पेजेस माइट बी मैक्सिमम, तो आप माइट भी अच्छे से रिवाइज कर पाओ। आपने मतलब कहाँ से रिवाइज किया? मेरे ही नोट से किया था सर, सिर्फ आपके रिवीजन नोट्स, आपके समरी नोट्स, चार्ट बुक, बस मैंने सिर्फ आप ही के इन नोट से ही रिवीजन मारी है। बाकी लोग? सर इन माय केस मैंने एक्चुअली स्टडी मैट जो है, एटलीस्ट फर्स्ट रीडिंग जो है मैंने पूरा स्टडी मैट से ही कवर किया, क्योंकि आपका भी जो मटेरियल है आप कर सकते हो डेफिनेटली। उसके बाद तो एटलीस्ट अगर आप अंडरलाइन भी करें तो काफी है। अगर स्टडी मैट ही रेफर कर रहे हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द की पॉइंट्स, उसमें अलग क्या है, उसमें नॉर्मल बेसिक्स क्या है, वो सब सेग्रीगेट करना इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्टडी नोट भी आई मीन स्टडी मैट भी फॉलो करें तो। तो आपने रिवाइज कहाँ से किया? सर मैंने एक्चुअली अलग से अपना खुद का नोट्स बनाया है। आपने जो मैराथन्स में कीवर्ड्स अंडरलाइन करवाए थे, उसके बाद आपके वीडियोस में एंड आपका रिवीजन लेक्चर्स बहुत सारा था, जैसे पास्ट एमसीक्यू पेपर्स मेरे लिए काफी हेल्पफुल था, तो वो सॉल्व करते करते मेरा एक कौन सा कीवर्ड है वो आइडेंटिफाई करना इजी हो रहा था। Okay. Sir, I started revision from a whole book, sir, like study material that you have given. That same material I used to go through it. But during the exam time, usually for CMA, we will get 2.5 days, sir. I have divided the entire portion into 3 portions. Like part B को एक दिन लगाया और दूसरे दिन को थोड़ा टॉपिक्स कंसोलिडेशन है ना वो छोड़ दिया सर मैंने। छोड़ के वो सब पेज टू पेज गो थ्रू किया सर। लाइक आई नेवर प्रैक्टिस्ड, आई प्रैक्टिस्ड फ्रॉम योर एमसीक्यू सीरीज, टेस्ट सीरीज था ना सर, चैप्टर वाइज, उसमें ही प्रैक्टिस किया और एग्जाम टाइम में सिर्फ देखा सर। लाइक ईच द प्रॉब्लम मे बी इन 6-7 डिफरेंट टाइप्स, दैट्स इट सर, एंड वी शुड नो हाउ टू टैकल दैट प्रैक्टिकल वर्कआउट। सिंगल मॉड्यूल वालों को थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता है, वो भी थोड़ा क्लैरिफाई करना जरूरी है, बिकॉज जो बोथ मॉड्यूल वाला है वो तो एक ही दिन मिलता है उसको 1 दिन 2 दिन 2.5 दिन नहीं मिलते, तो उनको तो मतलब शॉर्ट नोट से ही पढ़ना पड़ता है। हाँ सर, but the revision, the small handbook was really good, sir. In compare, it makes us to realize the topic very quickly. Like when we go through a glance of it, we will understand whole thing. For example, like you need not to solve 10 problems of part B, sir. उतना आप दिया ना वो बरोबर है सर। नहीं, वो तो पूरा मैंने बहुत मेहनत की है और सुन के अच्छा लगा कि चलो फायदा हो रहा है। बनाते वक्त बहुत टेंशन था कि यार लोग यूज करेंगे कि नहीं, ऐसा तो नहीं कुछ बना रहे हैं और मतलब यूज ही ना हो, फिर फायदा नहीं लगता है। नहीं सर, आप एक एक प्रॉब्लम का टाइप दिया ना, उधर जाने के बाद एग्जाम पे भी हमको याद आ जाते सर। लाइक दिस वाज लाइक दिस इज द थिंग वी हैव टू सॉर्ट इट आउट। यूजुअली व्हाट हैपेंस, मुझे लगता है टाइप वाइज से थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक पता चलता है कि कितने क्वेश्चंस हैं, कितने टाइप्स हम कवर कर रहे हैं, अच्छा हमने इतना सारा कवर कर लिया है, तो एक आइडिया आ जाती है कि हमारा कवरेज कितना है और कितने टाइप्स के हमने कवर कर लिए। तो मोर ऑफ वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मतलब बनाया था मैंने। And to be frankly, I was not. I am from a science background, sir, and I am an engineer actually. I never know, like, I never know what is credit and what is debit also. And तब मुझे लगा like what is going through, what I am doing. Like I felt like that when after taking your much, sir. Okay. Did my revision from your revision videos, marathons, pocketbook, and revision notes. Okay. ये प्रैक्टिकल पूरा आप स्किप कर सकते हैं क्या? कैन वी जस्ट स्टडी द थ्योरी एंड गो एंड अपीयर फॉर पेपर? क्या बोलेंगे आप? आपने मतलब नॉट एट ऑल सर। नो सर, प्रैक्टिकल तो छोड़ दीजिए, नॉट एट ऑल। एग्जामिनेशन नहीं आ सकेगी फिर, मुझे ऐसा लगता है अगर प्रैक्टिकल पूरा ही छोड़ के चले जाएंगे तो सिर्फ थ्योरी के बेसिस पे जाओगे तो बहुत स्कोर 40 हो जाएंगे, पर 40 आ सकते हैं, बट 40 से एग्रीगेट नहीं बनेगी। एग्जामिनेशन लानी है तो पास मतलब 55 to 60, नहीं तो आप ग्रुप तो पास ही नहीं हो पाओगे उसके बिना। SLCM और EBCL में बहुत रेयर होता है कि लोग MCQ में
नहीं कर पा रहे हैं और EBCL SLCM में स्कोर कर पाएंगे, ऐसा बहुत रेयर होता है। तो वो है। तो प्रैक्टिकल्स आपने कितने कवर किए, मतलब क्या कुछ स्किप किया था? प्रैक्टिकल्स आपने स्किप किए थे? क्या लोग स्किप कर सकते हैं, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ कि आपने वो सब स्किप किया, स्टिल आपके एग्जाम्शन स्किप तो नहीं कर सकते नहीं, टाइप ऑफ सर। सम टाइप ऑफ प्रैक्टिकल। सर मैं बताती हूँ, मेरे केस में मैंने 100 में से 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। उसमें मेरे जो छूटे हैं क्वेश्चंस वो मेजरली प्रैक्टिकल्स ही थे। थ्योरी के बेसिस पे मेरी एग्जाम्शन आई है, तो मैं तो बोल रही हूँ कि अगर तुम प्रैक्टिकल्स नहीं कर पाए, वैसे तो मेरी प्रिपरेशन पूरी थी। स्टिल टाइम मुझे थोड़ा लग रहा था कि मेरे पास टाइम इशू है, टाइम इतना नहीं बचा, प्रैक्टिकल्स में काफी टाइम लग रहा है। तो जितने मेरे क्वेश्चन छूटे उनमें से मेजर पार्ट मेरा प्रैक्टिकल्स का ही था। तो अगर तुम सोच रहे हो कि तुम प्रैक्टिकल्स ना करके जाओ तो एग्जाम्शन लाना इज डिफिकल्ट, बट अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जितना तुम कर सकते हो। थोड़े बहुत अगर तुम्हारी प्रिपरेशन रहती है तो यू कैन स्किप, बट आपको प्रिपरेशन तो पूरी करनी पड़ेगी। प्रैक्टिकल्स प्लस थ्योरी तो दोनों करनी ही पड़ेगी अगर एग्जाम्शन लानी है तो। मेरे केस में ये था कि मैंने ना एक कंसोलिडेशन चैप्टर 10 CMA में, उसके प्रैक्टिकल्स मेरे से हो ही नहीं रहे थे लास्ट में, तो मैं वो स्किप करके गया था, सिर्फ वही टाइप। और एग्जाम में भी ज्यादा बने नहीं थे मेरे ख्याल से उसमें, और बाकी एग्जाम में मेरे सारे थ्योरी क्वेश्चन सारे कवर्ड थे जो मैंने अटेम्प्ट करे। जो भी छूटा वो प्रैक्टिकल का ही छूटा। तो बस मैंने 80 to 85 के अराउंड मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे एग्जाम में। बाकी आई लोग थिंक मोस्ट बेसिक टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करना ही चाहिए। जो सबसे हार्ड और ट्रिकी होते हैं वो अलग बात है, लेकिन बेसिक्स अगर करके जाओ तो कॉन्फिडेंटली एग्जाम में बैठ सकते हो। और न्यूमेरिकल्स में आंसर बहुत स्पेसिफिक होता है, मैच कर जाता है, तो बहुत इजी होगा स्कोरिंग करने के लिए। आपने कितना पेपर अटेम्प्ट किया था? तो मैंने ऑलमोस्ट 85 to 90% पूरा किया था। ओके। क्योंकि जो नेगेटिव मार्किंग है 0.25% है। अगर 15-16 भी अगर आप स्किप कर रहे हो, मतलब गलत जा रहा है, तो 4-5 मार्क्स ही कटेंगे। तो वी शुड ट्राई कि किसी तरह करके देखो। सर CMA में मैंने 80% पेपर अटेम्प्ट किया था, और प्रैक्टिकली मेरा भी, मतलब प्रैक्टिकल मुझे प्रॉब्लम आ रही थी CMA के पेपर में। थ्योरी तो मेरा अटेम्प्ट हो गया था सारा, प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस मुझसे कुछ सॉल्व नहीं हो रहे थे। और मैं डिबेंचर्स के, मैंने न्यूमेरिकल्स मैंने आपसे पूछा भी था कि सर सिंकिंग फंड वाला मुझसे नहीं हो रहा, बाकी तो हो रहे थे। तो आपने कहा था सिंपल वाले कर लो, सारा मत छोड़ो। तो उसमें आपने मुझे डांटा था, मैंने कहा था सर ESOP छोड़ दूं और डिबेंचर्स का सिंकिंग फंड छोड़ दूं। आपने कहा छोड़ना कुछ नहीं है, मेरे से पूछो जो प्रॉब्लम है मैं क्लियर कर दूंगा ऑडियो भेज के, पर छोड़ना नहीं है। तो मैंने सिंकिंग फंड वाला छोड़ा था, बस वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। एक्चुअली मुझे डर लगा था पेपर देखने के बाद। मुझे लाइक बिकॉज द अकाउंटिंग फैक्टर मेड मी टू गेट नर्वस व्हेन आई सॉ द पेपर एंड द क्वेश्चंस ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड अथॉरिटीज है ना सर, उसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा था मुझे। लाइक देन आई get into my confidence and I attended only 66 questions. I texted you sir on that day after examination. सर मुझे 60-65 सॉल्व किया FM और CMA में। मुझे डर था, लेकिन आप दिए थे ना वर्कबुक में प्रैक्टिकल्स दिए थे ना सर, वो सब प्रैक्टिकल्स में एक क्वेश्चन नहीं छोड़ा था, सब सॉल्व उसमें ही सॉल्व किया। वो मेरा एक्यूरेसी ज्यादा आ गया है सर। Like around I attended only 65-66 questions sir, that's it. I got 61 only because of that workbook. I have practiced in that workbook only. I got that sir. बहुत बढ़िया। चलो, मतलब सबने 70-80 का सॉल्व किया था। Yes, sir. मतलब जो अच्छे से आता है, सॉल्व तो अपन बहुत कर लेते हैं, पर जितना आता है मतलब वो 70-75 ही होता है जो आप अच्छे से कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाते हो। और दूसरा अपना ये फाइनल क्रक्स ये निकलता है कि प्रैक्टिकल पूरा स्किप नहीं कर सकते, नहीं छोड़ सकते। सिलेक्टिव नहीं बेसिस कर पे सकते। भाई जो नहीं जम रहा वो तो वैसे भी मतलब छूट ही गया ना ऑटोमेटिकली। थोड़ा डिफरेंट है तो और उसको सर आपने start टाइप वाइज बता ही रखा है हम लोगों को कि टाइप वाइज है कि ये सिंपल है, ये मीडियम लेवल है, ये डिफिकल्ट है, तो उसके थ्रू बहुत इजीली हम कर सकते हैं कि वो नहीं हो रहा तो उसको हम बात के लिए छोड़ सकते हैं। नहीं, बट मतलब जो सिंपल नहीं और हो रहा मीडियम वो लेवल स्किप कर वाले दो, तो करना ही बट चाहिए। जो हो हाँ, रहा है या हो सकता है एटलीस्ट कवर हो दैट। सकता है वो जरूर करना चाहिए। हाँ सब At least, बेसिक और मीडियम लेवल वाले तो कर ही सकते हैं क्वेश्चंस, हाई लेवल वाले सबके हाँ पास की नहीं होता, टाइम भी इतना नहीं होता कि पेपर में कर पाए उनको। तो बेसिक टाइम का क्वेश्चन भी तो सभी अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो उनको कर लेने चाहिए सारे, प्रैक्टिकल्स मिस नहीं करने चाहिए। तो वो यस ज्यादा स्कोरिंग होते हैं, मतलब तुम्हें एग्जैक्ट आंसर का भी कंफर्मेशन वही हो जाता है कि हाँ चलो ये तो हमारा नंबर कंफर्म है, करेक्ट। हाँ, तो वो वाली चीज आंसर सही मैच हो रहती जाते है। हैं तो दिक्कत नहीं होती। यस नहीं सर। सर, एग्जाम में क्या होता, आंसर को हम परफेक्ट तरीका से किया तो भी हमको ए है करेक्ट है क्या, नहीं करेक्ट है क्या, बाबा क्या वो अरे करेक्ट है ऐसा लगता सर। ओनली थिंग इज यू शुड नो लाइक व्हाइल सॉल्विंग वी शुड बी ऑन ट्रैक, लाइक अच्छा से करना सर। प्रैक्टिस ज्यादा किया तो वो हो जाता सर। एंड डिफिकल्ट को मार्क करके एक टाइम छोड़ना ना, नहीं छोड़ना सर, एक टाइम वो कैसे है वो देख करके जाना है। स्किप फॉर नाउ, बाद में भाई आप जब बाद में उसको फिर से हाँ। रेक्टिफाई कर सकते हैं। क्या चीजें बोल दी हैं, एक है 2 to 3 रिविजन्स, ठीक है मिनिमम, ठीक है, ज्यादा कर पाओ तो अच्छी बात है। Yes.
फिर है पेपर, आपने लगभग 70-80 का अच्छे से अपीयर किया था, मतलब पूरा 100% है कोई जिसने पूरा 100% किया था? जबरदस्ती, मतलब आता तो नहीं होगा, बट जबरदस्ती पूरा भाई करना चाहिए क्या, वो भी काफी लोग पूछते हैं। नहीं सर, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सर क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी हो जाती है और उससे फिर सब खराब हो जाता है। जो 40 आने पता 40 भी नहीं नहीं चलता आते है। नंबर। हाँ, सर वो मैंने भी फ्लो 70 फ्लो में वो अटेम्प्ट इतना किए ही थे, कुछ मिल 63 जाता नंबर है। आए मेरे। तो सर एक्यूरेसी एक्यूरेसी मतलब मैटर बहुत करती है, इंपॉर्टेंट होती है, एक्यूरेसी बहुत मैटर करती इंपॉर्टेंट है। है। एक्यूरेटली अगर आप जितने 60 आते हैं बस 70 भी उतने सॉल्व करो। करके आते हो तो आप 50+ तो आ ही जाओगे। यस सर, बहुत इजीली। कम हम रिस्क ले सकते हैं, मतलब मैंने सीएमए में रिस्क लिया था थोड़ा सा, मतलब 5-10 क्वेश्चंस बस, उससे ज्यादा नहीं। पार्ट टाइम को कि आप क्या टिप्स देना चाहोगे? आपको क्या लगता है कि आपके भी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपको भी पता है लोग क्या गलतियां करते हैं, तो आप एज अ एक स्टेप आप आगे बढ़ गए हो, तो आप क्या उनको टिप्स देना चाहोगे? क्या गलतियां उन्होंने नहीं करनी चाहिए, क्या कुछ चीज करनी चाहिए जो आपने की थी, आपको लगता है हर बच्चे को करनी चाहिए? सर अकॉर्डिंग टू मी, मतलब क्लासेस हमें टाइमली कंप्लीट करनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब वो अगर डिले होती है ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब एटलीस्ट 2 मंथ्स मैंने कंप्लीट कर ली थी, मेरी अक्टूबर तक क्लासेस कंप्लीट थी और नवंबर में मैंने रिवीजन स्टार्ट कर दी थी। और डाउट्स जो होते हैं वो साथ के साथ सॉल्व करने चाहिए। तो आपका बेस्ट यही पॉइंट है, मुझे सबसे बेस्ट पॉइंट यही लगता है, व्हाट्सएप करो, आपका आधे घंटे में 1 घंटे में रिप्लाई आ जाता है। मतलब किसी का भी नहीं आता जितना फास्ट, टीचर्स नहीं, मतलब वैसे भी हम किसी को मैसेज करेंगे तो लोग छोड़ अच्छा। देते हैं और फिर वो 1 दिन बाद 2 दिन बाद रिप्लाई, हाँ मतलब किसी भी है वैसे लो, बट आपका रिप्लाई पता होता है कि सर का तो मतलब आ मैं खाली जाएगा। हूँ बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, मतलब सर वो नहीं बहुत सर। अच्छा लगता है कि हमारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, वो दिमाग में क्वेश्चन ना घूमता नहीं रहता है, कि वो क्लियर हो जाता है। तो और कभी आप नहीं होते अवेलेबल तो आप वो स्टोरी लगा देते हो कि मैं आज अवेलेबल नहीं हूँ, मैं कल कर दूंगा। तो बहुत पागल हमें करते हैं सेटिस्फेक्शन रहती है कि यार सर लोग। नहीं है। जरूरी है। हाँ, वो हमें सेटिस्फेक्शन रहती है यार सर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चीज है, और पैनिक नहीं होना, आराम से एग्जाम्स हो जाते हैं, मतलब पेपर था डिफिकल्ट बट हो जाता है मानिए। और टाइम रिविजन करने का बहुत अच्छा पॉइंट है, मतलब मैंने तो सारी रिविजन आपकी वीडियो से ही करी थी, साथ साथ वीडियो देखी, साथ साथ खुद रिवाइज किया, चैप्टर्स होते गए, पता भी नहीं चला। बहुत पॉइंट और था कि कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कि हमने 5 दिन पढ़ा फिर एक दिन चलो आज रेस्ट लेते हैं, वो चीज तब मुझे सही नहीं लगती, क्योंकि हमारा फ्लो टूट जाता है, बहुत जल्दी टूट जाता है। तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेट योर टारगेट्स, मतलब डेली बेसिस पे हमें अपना टारगेट बनाना ही चाहिए कि कल ये करना है, और फिर वो कंप्लीट ट्राई करना चाहिए कि वो हमारा कंप्लीट हो, 100% ना हो तो 90% तो हो ही हो। और अगर नहीं हो रहा है ये चीज कंसिस्टेंटली तो इंपॉर्टेंट क्या है। करेंगे? मतलब बच्चे वही कहते हैं ना कि हो ही नहीं रहा सर, लगातार 7 दिन से 8 दिन हो गए, हमारा टारगेट अचीव नहीं हो रहा, तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। और कंसिस्टेंसी का भी यार एक, मतलब आज की डेट में कंसिस्टेंट रहना कितना मुश्किल है सबको, मतलब आप लोग सब मोबाइल पे दिन भर बैठे रहते हो, तो मतलब नहीं कैसे सर, एग्जाम कैसे टाइम पे मैनेज सब करें? बंद कर देते हैं। सब अच्छा। सर, सब मतलब इंस्टा मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था फोन से। एक होता है हम अकाउंट लॉग आउट कर देते हैं, वो ऑन हो जाता है, वो बस लॉग आउट किया है वो खुल जाएगा। मैंने हम्म। अनइंस्टॉल कर दिया था, फिर हम वो इतनी मेहनत नहीं करते हैं कि हाँ आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो फिर वो करो, तो उतने में तो लगेगा कि हाँ पढ़ ले। हाँ बोलो। कि मैंने अपना गोल सेट कर लिया था डे वाइज कि मेरे को इतना पढ़ना है, उसके बाद ही फोन मिलेगा, नहीं तो मिलेगा ही नहीं। अगर मैं अच्छा। कभी कभी बोर हो रही हूँ या कुछ ऐसा चैप्टर कर रही हूँ जो मुझे लग रहा है कि मेरा लिंक नहीं बन रहा है, तो मैं वो सब्जेक्ट पढ़ने लगती थी जो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता था, या जो टॉपिक मैं वैसा पकड़ लेती थी कि मुझे मेरा मन बन जाए, मेरा फ्लो बन जाए। जब फ्लो बन गया तो मैं वो सब्जेक्ट भी उठा लेती थी जिसमें मेरा लिंक नहीं बन रहा है या जो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे। या मैं रात में, मेरा फोकस बहुत ज्यादा होता था कि मेरे को पता है कि मैं आराम से पढ़ लूंगी, तो रात में मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अपना पढ़ती थी कि मुझे पता है मेरा वीक पॉइंट थोड़ा है प्रैक्टिकल में, तो मेरे को रात में ही पढ़ना चाहिए। और फिर मेरा जब कोर्स कंप्लीट हो गया या डे वाइज जो मेरा गोल था वो अचीव हो गया, उसके बाद मैं फोन हाथ लगाती थी। तो ये मेरे लिए थोड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता था कि मेरे को फोन तभी मिलना है जब मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा या जो मैंने टारगेट सेट किया वो पूरा हो जाएगा। सर बट आई थिंक कि ब्रेक्स लेना भी जरूरी है। एवरी डे वीकली नहीं होता है किसी से भी। अगर 4-5 दिन लगातार पढ़ रहे हैं तो बोर होने लगते हैं, तो आई थिंक एक करेक्ट। डे का रेस्ट इज ओके, बट यू नीड टू स्टार्ट समवेयर द नेक्स्ट डे, कहीं से शुरू करो, इजी टॉपिक ही सही। ओके, रेगुलर ब्रेक्स और मतलब रिग्रेट जरूरी नहीं है। करना चाहिए, हाँ रिग्रेट नहीं करना चाहिए कि कल मैं नहीं पढ़ पाई, परसों भी नहीं पढ़ पाई, ऐसा बोल के। ऐसा चिल मारो, इंसान है अपन। Preparing has to have an realistic goal, sir. इतना like I will complete share capital today, ऐसा नहीं sir, ऐसा नहीं होता। क्योंकि in the urgency of completing the portion we will lose in crux of the chapter itself, and we will start reading the same thing. That's happened with every student. That's why they should avoid. They have to keep them set the goals, sir. When syllabus is huge, yeah, I agree, but they have to divide the portion to themselves, like, and they give best of them, and they have to be perfect with that portion. Because when we are getting perfection in that little part day by day, on an average they will easily they can cover the syllabus, sir. छोटे टारगेट सेट करने चाहिए। सर मैं तो पहले ये कहूंगा कि जो टेलीग्राम वगैरह ग्रुप से जो क्वेश्चन आते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ना अगर मैंने खुद एक्सपीरियंस करा, अगर वो एक आध क्वेश्चन भेज देते हैं तो हम उसी में फंसे रह जाते हैं ये तो और मैं तो बैन कर टाइम देना वेस्ट हुआ था।
स्टूडेंट्स होते हैं और एक के बाद एक कोई अपना क्वेश्चन भेजता ही रहता है। तो उसके बाद से मैंने सारे ग्रुप डिलीट कर दिए उसमें से, और फिर मैंने तो देखा कि आपकी बुक से ही क्वेश्चन सारे बस करे और कुछ नहीं देखा उसके बाद। तो वो काफी हेल्पफुल रहा। तो मैं भी यही कहूंगा कि कोई भी ऐसे ग्रुप वगैरह के चक्कर में ना पड़े और बस क्वेश्चंस करें और कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, तो वो क्वेश्चन बनते जाएंगे। अगर 100 से ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसके बाद अगर कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन अपने आप चाहे कितने भी बन जाए आप क्लियर कर लोगे अटेम्प्ट। Usually students will be having the tendency to get more sir, we should trust the teacher what he is saying, and we should believe in it. We should do extra, but it's when we have enough time. But when we are learning something with a wholeheartedly, we should trust the teacher, sir. That's the सर वन मोर थिंग आई वांटेड टू ऐड। सर बच्चों को ये नहीं पता होता कि उनको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, तो क्या करते हैं, जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएंगे पहले। अब वो प्रैक्टिकल का जब तक आंसर नहीं आता वो उसी में ही लगे रहते हैं और टाइम सारा निकल जाता है। तो मेरे केस में मैंने भी यही किया था कि सबसे पहले अच्छा। जितने भी थ्योरी क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट कर लो, ताकि माइंड में ये ना हो, प्रेशर बन जाता है अगर सर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लो और उसका आंसर ना आए ना, तो जब तक तुम थ्योरी करने लगोगे ना आगे, तो वो प्रैक्टिकल माइंड में चलता ही रहेगा कि हाँ वो आंसर नहीं आया मेरा, उसमें कहाँ रह गया, कहाँ मिस्टेक हो गई, और वो थ्योरी भी गलत हो जाती है हमारी। तो सबसे तो पहले अपने इंस्टीट्यूट भी सारे बहुत थ्योरी होशियार क्वेश्चंस है, मैंने अटेम्प्ट कर देखा लो। है। इंस्टीट्यूट भी बहुत होशियार है, मैंने बहुत पेपर्स में देखा है, स्टार्टिंग में ही टफ प्रैक्टिकल्स, प्रैक्टिकल्स हाँ डले हुए होते हैं। प्रैक्टिकल्स डाल काफी देते पेपर्स हैं, में मैंने हाँ, ऑब्जर्व किया है कि ऐसा नहीं है कि चलो स्टार्टिंग पहले में थ्योरी पूछ लो या कुछ, प्रैक्टिकल, वो पहले ही पेज पे ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब पहली बॉल पे ही आउट होना ही है बच्चा, ऐसा मैं पहले ही समझ जाता हूँ। काफी बच्चे पहली बॉल पे नहीं आउट सर, होते हैं। थ्योरी से ही स्टार्ट करना चाहिए। मैंने हाँ भी थ्योरी ऐसे से किया ही था, करना थ्योरी चाहिए, ही पहले सारा ढूंढ के सारे क्वेश्चंस कर लिए, फिर बाद में उसके प्रैक्टिकल बाद स्टार्ट किया। प्रैक्टिकल्स। कि जितना टाइम बचा हुआ है तुम्हारे पास, अब तुम्हें पता है कि थ्योरी तो चलो हो हो गई, जाए, या हाँ। प्रैक्टिकल्स पर ही ध्यान देना, तो सारा ध्यान फिर प्रैक्टिकल पर शिफ्ट हो जाता है। तो सबसे पहले थ्योरी ही अटेम्प्ट करो। एक दिन में ऑन एन एवरेज सिंगल मॉड्यूल का बच्चा है कितने आवर्स पढ़ने चाहिए? एटलीस्ट 8 आवर्स। आई यूज्ड टू स्टडी एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स अ डे। ओके, बाकी लोग? सर आई थिंक ये 8 to 9 आवर्स सिर्फ एग्जाम के पहले ही होता हाँ, है, वो 20 डेज 15 डेज में। करेक्ट। इनिशियली अगर स्टार्ट करें तो 3 to 4 आवर्स मिनिमम वीक, मतलब जब फर्स्ट मंथ है 3 to सेकंड 4 मंथ तो है कम हो गया है। कंप्लीट कर रहे हैं। हाँ 3 to 4 नहीं, में क्या होता है? एटलीस्ट एक ये कंसिस्टेंसी के लिए कि रोज रोज एटलीस्ट थोड़ा तो पढ़ रहे हैं बोल के। उसके बाद ऐसे ऐसे आप लोग को आई थिंक एवरी 15 डेज को वो पढ़ाना चाहिए, 4 to 5 6 to 7 जितना आपके पास टाइम है उस हिसाब से। नहीं, 4 सब्जेक्ट है तो भाई 4 घंटे तो मिनिमम हो गए ना। सर हाँ, आपने सर। प्लानर भी दिया था हमें कि 3 घंटे पढ़ना है, अगर तुम 3 घंटे के हिसाब से पढ़ सकते हो इतने दिन लगेंगे, अगर 2 घंटे के हिसाब से पढ़ सकते हो तो इतने लगेंगे। तो हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट 2 घंटे तो आपको देने ही है। अगर आप 3-4 महीने पहले भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो चलो तो हर आप जैसे सब्जेक्ट में एट 2-2 ए घंटे टाइम तो 2 देने ही सब्जेक्ट भी पड़ेंगे। पढ़ते हो, स्टिल 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो एक सब्जेक्ट 2 घंटे तो पढ़ोगे ना। 2 और 2 हाँ, 4 उसके घंटे, बाद 4 घंटे मिनिमम मेरे हिसाब से लगता है मुझे। बाकी लोग? हमें करना ही। Sir, usually I used to read about 6 hours, sir, and I used to read like this way, and I used to divide the time. I used to follow the Pomodoro technique. I can't concentrate more than 1 hour, sir. That's why I used to divide 45 minutes. I used to read, and 15 minutes I used to see what I have read, and then after I used बढ़िया to take 10 मैच हो minutes गया अपना। break. नहीं, मेरे भी लेक्चर्स 45 मिनट्स के होते हैं, मैं भी 45 हाँ, मिनट तक पढ़ा नहीं सकता एट ए टाइम। ऐसा ही होता मुझे से। That's why that habit, by watching that videos and I inculcate that habit in myself. Even if I stretch 5 minutes, I feel not concentrating. That's why only फोकस focus मतलब बना नहीं रहता है ज्यादा टाइम। focus 45 minutes, then revise 15 minutes what you have read, then you take a break, then you move on to the next subject, and don't read the same subject in a whole day. ज्यादा फिर पढ़ नहीं हाँ, पाते, बोर हो जाते हैं। या अफजल? बोर हो जाता है। सर मेरे हिसाब से तो 6 to 7 आवर्स हमें इफेक्टिवली देना चाहिए, क्योंकि मेरे को जो थे 30 to 40 मिनट्स तो ये डिसाइड करने में लग जाता था कि आज मतलब क्या पढ़ना है, किससे स्टार्ट। अच्छा, तो इसमें भी काफी कंफ्यूजन थी। नहीं सही जब है, पढ़ने देना बैठते चाहिए थे टाइम एटलीस्ट, नहीं तो टाइम पूरा दिन ही वेस्ट हो जाता है अनप्लान्ड रहा तो। हाँ, प्लान करके जरूर चलना चाहिए, और 6 to 7 आवर्स इफेक्टिवली देना चाहिए, 2 आवर्स ईच सब्जेक्ट को देना चाहिए, तो सही रहता है। और जिन बच्चों को मैथ्स से थोड़ा डर है, आप में से कितने लोग थे जिनको मैथ्स से भाई डर था, फियर था, भाई ट्राई नहीं किया, बस पहले ही हार मान ली? कौन कौन है? ऐसे तो अच्छा, सर मुझे भी थोड़ा फोबिया था मैथ्स का, बट आपने वो सारा फोबिया गायब कर दिया। क्योंकि चलो मुझे यही था कि मैथ्स मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती थी कि यार मैथ्स करनी है, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमेशा से थ्योरी ही रही है। लेकिन आपके जो सब्जेक्ट्स है उसमें मुझे लग रहा है आपने मेरे को प्रैक्टिकल्स में भी 0 से हीरो बना दिया है। क्योंकि इतना बेसिक, मतलब फॉर्मूले के पीछे क्या कंसेप्ट है, कैसे सॉल्व करना है, कैलकुलेटर कैसे यूज करना है, कैलकुलेशन कैसे स्पीड अप हो जाती है, वो सब आपने बता दिया इतनी डिटेल में कि मुझे लग रहा है मेरा प्रैक्टिकल से भी सारा, मतलब इतना मेरे को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन चुका है प्रैक्टिकल भी अब। तो मतलब जिनका अगर लगता है थोड़ा जिनको कि उनका वीक पॉइंट नहीं, मेरा खुद का
प्रैक्टिकल स्ट्रांग है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, तो वो एक फर्क पड़ता ही है। बाकी लोग सर सर नहीं, प्रैक्टिकल ऐसे तो आप फोबिया तो नहीं है, अच्छी लगती है मैथ्स। अच्छा अच्छी आपने लगती है, तो आप मतलब नॉर्मल नहीं हो। जैसे और बताया बाकी कि लोग maths phobia, like because I am an engineer now, and I used to do maths, but the concept wise accounting treatment मुझे बहुत क्या समझ में नहीं आता था सर, पहले मुझे वो क्या है ऐसा लगा था। बट एफएसएम और फिर सीएमए का जो सम्स है, न्यूमेरिकल्स है, वो सिर्फ मैथ्स नहीं है। कॉन्सेप्ट जो है वो ट्रिकी है, इंटरेस्टिंग है, करेंगे तो हो जाएगा लाइक। बट कैसा है, बिना मैथ्स का डर निकाले आप कैसे मतलब एक्सपेक्ट करते हो कि बच्चे इतने अभी 30-30 प्रैक्टिकल आ रहे हैं, अगर किसी को डर है, आप खुद सोचो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है एफएम में, जैसे मैंने देखा दिसंबर 22 का जो पेपर था, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, अगर मुझे मैथ से डर है मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं। मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार इतने बड़े क्वेश्चन हैं, मतलब आधे नहीं बच्चे सर, डर गए होंगे। उधर क्या होता है एग्जाम पे, वो बड़े बड़े क्वेश्चन देख के हाफ वी विल स्टार्ट कीप ऑन रीडिंग, राइट, हाफ ऑफ द क्वेश्चन विल बी अंडरस्टैंडिंग, लास्ट एंड पहुंचते तो मैं वो मुझे like they will forget what it is, they will हाँ again read it. Yeah, that's why always have the point of clarity what you are reading, like even in while you preparing also and in exam also. एक्चुअली वही है, सेल्फ स्टडी वालों का काफी दिक्कत है। ये तो देखो आप लोग लेक्चर बायर्स हो तो काफी हेल्प हो जाती है, आप लोग को समझ में आ गया होगा कितनी हेल्प होती है, बट सेल्फ स्टडी वाले बच्चे का मुझे वही अफसोस होता है कि उन लोगों को कौन बताएगा, क्योंकि 1-to-1 कितने लोगों को कोई टीचर बता पाएगा, ये प्रॉब्लम है। सर हर कैसे रोज करेंगे? उनको आधा घंटा करना ही पड़ेगा। अगर जिनको भी मैथ से डर लगता है या प्रैक्टिकल से उनको डर लगता है, उनको हर रोज आधा घंटा देना ही है प्रैक्टिकल को। ये नहीं कि कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा, थ्योरी पर पूरा ध्यान दे दिया। आपको हर रोज कंसिस्टेंटली आपको मैथ्स की या प्रैक्टिकल्स की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो वैसे ना आपकी रिविजन वीडियोस जो डली हुई है प्रैक्टिकल की एफएम की, वो बहुत अच्छी हैं। उसमें सारा क्लियर हो जाता है, मतलब कोई सेल्फ स्टडी वाला भी देखेगा तो वो इजीली कर सकता है, क्योंकि आप वैसे भी एकदम डिटेल में बताते हैं, आप बिल्कुल वैसे नहीं बताते हो ऊपर ऊपर से कभी भी। and बहुत actually you इजीली used to send, समझ आता है उसमें। सर ये आपने टेलीग्राम में क्वेश्चन भेजते थे ना सर, वो हमको पता नहीं वो आएगा कि नहीं है, बट व्हेन द स्टूडेंट प्रिपेयर्ड वेल एंड ही अटेंडेड, at least he will get trust on himself, that is the matter. One should have the trust on the teacher as well as himself and his preparation, sir. सही बात। Confidence to attend the question, either it is in practical or it is a theory. So one thing I wanted to add, so एग्जाम से पहले या 1 डे पहले या 2 डेज पहले एक प्रॉपर फुल फ्लैश क्वेश्चन पेपर लेके बैठना चाहिए और हमें उसको सॉल्व करना चाहिए, ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि एग्जाम में हम कैसा बिहेव करेंगे, कैसा पैनिक का माहौल बनेगा या कैसा बनेगा, तो वो काफी हेल्पफुल रहता है उसके लिए। और उससे पता भी लग जाता है कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कितना प्रैक्टिकल हमें बन रहा है, कितना प्रैक्टिकल हमें छोड़ना पड़ रहा है, या फिर हमें थ्योरी तो सारे बन जाते हैं ऑलमोस्ट, पर प्रैक्टिकल में उसका काफी डर रहता है, तो करना चाहिए 1-2 दिन पहले पूरा पेपर फुल फ्लेज। सही बात। गलतियां मतलब जो होनी होती हैं वो हो जाती हैं और फिर अपन को पता चल जाता है, तो एटलीस्ट अपन रिपीट नहीं करते हैं। Sir, and while attending the objective paper, like 100 marks A B C D option, the probability of A B C D will be around 25%, 25%, 25%. When we student has to see after attending the paper, they has to see the questions they have attended, and if they have little doubt, they can easily eliminate an object, sir, objective one. So they will get an idea, rough idea, at least in the risky situation, they will able to cross get more marks, sir, usually. बट ये थोड़ा एडिक्टिव हो जाता है ना, मतलब ऐसा ना हो कि पूरा पेपर ही ऐसे ही वो सॉल्व कर ले। ऐसा नहीं सर, मतलब if it स्टूडेंट is डोंट in a नो risky व्हेन टू स्टॉप, हाउ हाँ मच सर, टू डू द गेस वर्क, ये प्रॉब्लम है। हाँ ऐसा ना हो 30-40 क्वेश्चन वो ऐसे ही सॉल्व करके आ जाए और जो 50-60 है वो भी फिर नेगेटिव में चले जाए। तो ये मैं टिप्स से एक्चुअली ज्यादा इसलिए बताता नहीं हूँ कि बच्चों को हैंडल करने नहीं आता कि हाँ कितने सर, में करना चाहिए। भाई 5-10 क्वेश्चन है ठीक है, पर आप 40-40 क्वेश्चन अगर आप ऐसे करके आ जाओगे तो फिर कैसे चलेगा। नहीं रिस्क स्टूडेंट्स का मैंने देखा है हैंडल विद केयर वो एक है, वी हैव टू हैंडल स्टूडेंट्स विद केयर, और बच्चे कब कौन सी चीज कैसे गलत वे में कर लेंगे बोल नहीं सकते, बहुत रिस्की होता है। चलो फाइनल अभी ये है कि टेस्ट पेपर्स, ठीक है, एक टेस्ट फुल आपको देना चाहिए, 6 to 7 आवर्स मिनिमम डेली आपको पढ़ना चाहिए। एग्जाम आते आते फिर आपकी इच्छा है कितना आप पढ़ पा रहे हो, ज्यादा, ठीक है। रिविजन्स 2 to 3 रिविजन्स मिनिमम, ठीक है, और प्रैक्टिकल्स की रेगुलर प्रैक्टिस, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, और थोड़ा मैथ्स फियर होगा तो वो भी धीरे धीरे आपका निकल जाएगा, ठीक है। सर एक प्लान बनाना चाहिए उन्हें कि उनको पढ़ना क्या है। सर एक प्लान डेली बनाना चाहिए उनको कि उनको पढ़ना किस वे में, उनको पता हो कि उनको कैसे कैसे पढ़ना आगे। तो प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ने से पहले आपको बनाना ही चाहिए कि इस टाइम पे स्टडी आपको प्लान ये मतलब कंप्लीट हाँ, करने, इस डेली टाइम पे ये स्टडी सब प्लान ये आपको चैप्टर्स हो बनना जाने चाहिए, चाहिए। डेली स्टडी प्लान बनाना और चाहिए। शॉर्ट प्लान्स होने चाहिए, मतलब 2-2 महीने की, जैसे बना हाँ लेते हैं कोई 2-2 महीने
के प्लान्स, तो वो सर वर्क नहीं करते हैं। शॉर्ट वीकली प्लान बनाने चाहिए, सही रहेगा, फुल वर्क। वीकली प्लान। आई थिंक वेटेज वाइज हम लोग को डिवाइड कर लेना चाहिए कि कौन सा चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से स्टार्ट करना चाहिए ताकि वो लास्ट मोमेंट में स्किप ना हो जाए। करेक्ट, रिवीजन के लिए मतलब। और रिवीजन And the way of रिवीजन नोट से ही अपन को करना है, ठीक है। और क्या The way of गलतियां Attempt theory questions अवॉइड करनी first. चाहिए, क्या गलतियां अवॉइड करनी चाहिए? गलतियां होते हैं सर, बट दे हैव टू नो व्हाट वेयर दे आर डूइंग मिस्टेक। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग व्हेन दे आर नहीं, इसीलिए आप एक्सपीरियंस लो ना, तो उनको पहले आप बता हाँ दो सर। कि आप ये कर रहे हो तो ये गलत है। क्या होता है बच्चों को नहीं प्रॉब्लमेटिक्स पता रहता में, ना। कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व करने से समय हम रॉन्ग ले लेते क्वेश्चन को, डाटा गिवन लिखने में ही रॉन्ग कर देते, और दे एंड द पॉइंट दे डोंट थिंक एंड दे विल प्रैक्टिस लाइक सेम पैटर्न सर। फॉर एग्जांपल पार्ट बी में कॉस्ट सब निकालने में वो सेम वे में जाते, लाइक दे शुड थिंक व्हाट दे हैव गिवन, because obviously in all questions in examination they will not give direct data and filling the data and आंसर निकालने को नहीं देते। सही बात है, कि काफी बच्चे मुझसे भी पूछते हैं सर ये क्वेश्चन में ऐसा किया है, वो क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं किया। हाँ, क्योंकि वो क्वेश्चन अलग, सेंटेंसेस उसका अलग है, उधर का ग्रामर अलग है, तो क्वेश्चन का हाँ। डेटा जैसा है आपको वैसा करना पड़ेगा ना। यू हैव टू सॉल्व अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हर क्वेश्चन सेम नहीं होता है ना, थोड़ा सा हाँ, सर। लैंग्वेज बदल दें तो ट्रीटमेंट बदल जाती है। And they एक और- will understand the formulas before you doing whatever you do, why they have given, what they have given, what we need to find out, what is the way of finding out. If ऐसे किया तो प्रॉब्लमेटिक में प्रॉब्लम नहीं होता सर कभी। एंड वो फॉर्मूला कॉन्सेप्चुअल क्लियर है तो वो ही थियरी में आता है सर, थोड़ा क्वेश्चंस। यस आते हैं। सर सर एग्जाम में क्वेश्चन को ना 2 टाइम्स तो पढ़ना चाहिए सॉल्व करने से पहले, क्योंकि उसके अंदर ना बीच में जो नोट लिखा होता है छोटा सा, कभी कभी हम वो नहीं पढ़ पाते, तो उसके हिसाब से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है और आंसर हम कुछ और ही टिक करके आ जाते हैं उसके चक्कर में। तो हमें कम से कम 2 टाइम्स उसको एग्जाम में पढ़ना चाहिए, तब जाके हमें पता लगता है क्वेश्चन पूछ क्या रहा है एग्जैक्टली। ये भी है, घाई में एक्चुअली होता है, फ्लो में अपन मतलब फिर रिव्यू करने का तो टाइम मिलता ही नहीं है कि हम बाद में चेक करेंगे, तो वो होता नहीं है। एक बार टिक हो गया, वैसे भी आप मिटा भी नहीं सकते हो, अलाउड भी नहीं रहता है। हाँ प्रियंका, वो डेली क्वेश्चन सॉल्व करने में विदाउट सीइंग द बुक दैट मैटर्स अ लॉट सर, बिकॉज इन एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता, लाइक पीछे से पलटने से देख के ऐसा करने ऐसा मैकेनिकल वे हो जाता सर। दे विल नॉट गेट द वे ऑफ थिंकिंग in examination. That's why don't see the answer and way of taking the presentation, be consistency with that, because कभी ऐसा लिखने में भी गलत कर देंगे, करेक्ट, ऐसा हो जाता। सही है, स्टेप्स मतलब प्रॉपरली आप लिखोगे तो माइंड में वैसे ही फ्लो बैठा रहता है। सही बात है सर। आई थिंक हम लोग आजकल बहुत डरने लगे हैं एग्जाम से। एग्जाम के 1 मंथ पहले से हम लोग बहुत पैनिक करने लग जाते हैं कि फेल हो जाएंगे, अगर नहीं हुआ इस बार तो क्या होगा। आई थिंक हमें ये डर नहीं रखना चाहिए। अभी इस स्टेज में है कि मतलब होगा तो होगा, कुछ सीखेंगे या फिर एटलीस्ट उस डर से ही जल्दी जल्दी सब कवर करेंगे। एंड दे विल नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए, उससे अगर आप अपना एफर्ट बढ़ा सकते हो तो अच्छी बात है। The people will always get afraid by thinking the things which is not in our hands sir. एग्जाम ऐसा ही आता है, हम हमारा कंट्रोल में नहीं है वो। हम हमारा कंट्रोल में क्या है, टाइम है, बुक है, प्रिपरेशन है, तीनों है, वही करना हमको। तो हम सोच के ऐसा है तो फेल हो गए तो क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, ऐसा सोचने लगते हैं स्टूडेंट्स ने। सही बात है। It doesn't matter what the people others thinks about you. It's all about how you trust yourself and the confidence you have in your preparation and the quality of your time. The time has to give in yourself, sir. Then only we can do it. चलो, कुछ और है ऐसा कुछ आप बताना चाहें कि जो उनको बाद में कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना। दिसंबर 22 अटेम्प्ट के बाद तो ऐसा हो गया कि कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना है। ये तो मेरे लिए एप्लीकेबल है। एफएमए प्रोजेक्ट फाइनेंस वाला चैप्टर था, उसमें रहता था कि वेटेज कम। इस बार हमारे 8-9 क्वेश्चंस आ गए थे, तो हम तो देख के मैं तो ऐसी थी कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं पड़ा, मतलब इतना सीरियस लिया ही नहीं था चैप्टर को। तो मतलब ऐसा लगता है कि पढ़ लिया होता उस टाइम भी। तो आप कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना चाहिए, मतलब रिविजन कर लो या कहीं से भी पढ़ लो, बट पढ़ना जरूर चाहिए। स्किप नहीं करना, चैप्टर कोई भी स्किप नहीं करना है, स्किप नहीं करना है बिल्कुल। और कोई टिप कोई देना चाहे? सब फोन की यूसेज थोड़ी कम कर देनी चाहिए। ये नहीं कि सारा दिन तुम रील्स देख रहे हो। फोन की यूसेज थोड़ी कम कर देनी चाहिए, वो तो मैंडेटरी है। इंजेक्शन देना पड़ेगा आपको, उसके बिना नहीं होगा। ऐसा है, वो मुश्किल है। कोई क्वेश्चन हमसे नहीं बनता तो हम उसी के पीछे पड़े रहते हैं और ईगो हर्ट टाइप हो जाता है कि बन क्यों नहीं रहा, इसको तो करेंगे अब।
तो उस टाइम में बिल्कुल। ना कंज्यूम बहुत टाइम कंज्यूम करना, उसके ऊपर वो वेस्टेज ऑफ टाइम रहता है, तो तो जहां वो पर अवॉइड करना हो चाहिए। वहां आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। And one thing is the student has to know why he is doing what he is doing. So that's it. काफी लोगों को What he होता है wants. मेरा फ्रेंड कर रहा है तो मैं भी कर हाँ, ऐसा ही मेरे होता है फ्रेंड ने सर। छोड़ दिया है मैं भी ऐसे छोड़ देता हूँ, तो ये बहुत है प्रॉब्लम सर। है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ सर। हाँ, और कुछ कुछ आपको याद आ रहा है? I suggest everyone to take your lecture, sir. Personally, I will suggest because it will save the time. Second thing, the guidance you give and the doubt that whenever we get it out, the way you solve the problem and the style of presenting the book that you have done, sir, the workbook. Sir, you know that engineers don't write notes, they don't maintain notes. यस यस। मैं भी नोट्स नहीं किया और तुमने बोला था सर, तुमने बोला था पर्सनली डू योर नोट्स, एक ही चैप्टर बनाया मैं नोट्स, बाद में मुझे नहीं हो पाया, मुझे हैबिट ही नहीं है। अच्छा। Like it's not have I don't suggest everyone to be like me, but what happens is when we have our notes we will have it more comfortable. रिवाइज करने में मिस्टेक कभी हमको आइडेंटिफाई कर सकते हैं सर। and always have I suggest that you are the best one. थैंक यू। Yes. True है ये तो। और सर जब आप पढ़ाते हो तो साइड बाय साइड आपको लिख लेना चाहिए, जैसे आपने पढ़ाया कोई भी ऐसे पॉइंट्स होते हैं जैसे टेक्निकल लाइन होती है, आप तो वैसे लाइन वाइज ही पढ़ाते हो, तो कोई भी जैसे मेरे को लगा कि थोड़ी डिफिकल्ट है तो साइड में अपने नोट्स बना लो कि सर ने ऐसे ऐसे समझाया है। तो जब मैं सर रिवाइज कर रही थी ना, मेरे को वो आपकी इमेज रिकॉल हो रही थी कि हाँ सर ने ये लाइन बोली थी, मैंने लिख लिया है, हिंदी में ही लिख लो बेशक उसे, तो वो रिकॉल हो जाता है कि सर ने पढ़ाया क्या था। तो जो भी चीज तुम पढ़ो ना उसको साइड में छोटा छोटा करके उसको लिख लेना चाहिए, वो रिविजन के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सही बात है। और सर जो आप तो जो बोलते हैं नोट्स ना नहीं कि जो आप शॉर्ट बनवाते हो कि ये इंक्रीज ये डिक्रीज होगा, वो बहुत हेल्प करते हैं। वो फुल पैराग्राफ्स पढ़ने से हम उस टाइम वो चीज देखते हैं, वो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, वो बहुत काम आता है। मैं तो जो आप बोलते थे ना उसके बाद भी 4-5 एक्स्ट्रा खुद भी लिख लेती थी नीचे कि बाद में यही काम आएगा। नहीं, एफएम में बहुत जगह है ऐसा, एक्चुअली एफएम में बहुत हेल्पफुल होता है वो इंक्रीज डिक्रीज वाला सब, मतलब शॉर्ट बना लेना, रिवाइज करते वक्त बहुत जल्दी रिकॉल हो जाता है, पैराग्राफ से Yes, होता sir. नहीं है। One thing is, sir, if I haven't taken your lecture, I would not have cleared this exam, sir. But that's the true thing, to be frankly. नहीं, अब Because उसका साइंस Yes, वालों sir, का तो it's ख्याल true. रखता हूँ मैं डेफिनेटली। और कोई टिप? and the book presenting style was very good, sir. Usually, it helps us to write there itself and read it again. थैंक यू। ठीक है, आई थिंक कवर कर लिया है, नहीं रिवीजन का कवर कर लिया है और मटेरियल का भी हमने कवर कर लिया है। पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, सीक्वेंसिंग, ठीक है, कहीं स्टक हो गए तो आगे बढ़ो, प्रैक्टिकल पहले सॉल्व मत करो, पहले थ्योरी सॉल्व करो और एक फुल पेपर पहले अटेम्प्ट करके देख लो, पेपर मेन पेपर के पहले, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि कैसे हैंडल करते हैं। फिर है कि प्रैक्टिकल स्किप नहीं कर सकते हैं, प्रैक्टिकल जितना आपको जमता है, जो टाइप्स आपको जम रहे हैं, जो भी आपको आ रहा है एटलीस्ट उतना कवर करके जाओ, फुल प्रैक्टिकल छोड़ने का सोचो भी मत। दूसरा है कि कोई भी फुल चैप्टर स्किप नहीं करना है, क्योंकि अब कुछ भी आ रहा है, कोई भी चैप्टर से बहुत ज्यादा भी आ रहा है तो आप बहुत बड़ा रिस्क मत लो, क्योंकि 8-10 मार्क्स का भी वेटेज आ जाता है कभी भी। तो आप कोई भी फुल चैप्टर स्किप मत करो। नोट्स बनाओ, मतलब सेल्फ नोट्स अगर आप बना सकते हो, सेल्फ नोट्स भी आप बनाओ, ताकि आप आखिरी में आपको रिविजन में काम आएगी। ठीक है, तो आई थिंक काफी चीजें कवर कर ली हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। We should thank, sir. Yes, sir. ऑल द वेरी बेस्ट फ्यूचर के लिए, आगे आप जो भी करो, ठीक है, गलतियां कम करना और फटाफट सीएस बन जाना है। ठीक है, Thank you, sir. थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच। और स्टूडेंट्स को कुछ पूछना होगा तो वो कमेंट बॉक्स में, ठीक है, पूछ लेंगे। थैंक यू सो मच। चलो, थैंक यू सो मच, गुड बाय। Goodbye. बाय। बाय। बहुत इजीली हो जाता है।